बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर्स व्यूअर्स। आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फॉर जेनेरिक बीएसएन। MCQs number 1. A simultaneous success at working, loving, and creating with the capacity for mature and flexible resolution of conflict between instinct, consciousness, important other viewable and reality. अगर कोई बंदा एक ही टाइम पे वर्किंग के अंदर यानी जहाँ पे वो जॉब कर रहे हैं वहाँ पे भी सक्सेस है, इसके अलावा लविंग रिलेशनशिप में जिनके साथ है वहाँ पे भी सक्सेस है, मीन्स के फैमिली घर और फ्रेंड के साथ, इसके अलावा क्रिएटिंग कैपेसिटी फॉर म्यूचुअल एंड फ्लेक्सिबल रेजोल्यूशन, इसके अलावा अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाती है तो उसका फ्लेक्सिबल एक अच्छा सोल्यूशन निकालते हैं, और इसके अलावा जो उसके इंस्टिंक्ट डिज़ायर है लोगों के साथ और रियलिटी है उसको भी वो इम्पोर्टेंस दे रहा होता है। तो इस वाले स्टेट को हम क्या कहते हैं? पब्लिक हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और पब्लिक मेडिसिन। सो द करेक्ट आंसर इज मेंटल हेल्थ, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं MCQs नंबर 2 की तरफ। फेटल हार्ट साउंड इज हेयर बाई फिनाट फेटल स्टेथोस्कोप आफ्टर द डे वीक ऑफ प्रेगनेंसी। यानी जो फेटल हार्ट साउंड होते हैं उसकी जो साउंड हम सुन सकते हैं थ्रू फिनाट फेटल स्टेथोस्कोप, वो कौन सी वीक ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर हम सुन सकते हैं? ऑप्शन है हमारे पास 20 वीक्स, 26 वीक्स, 12 वीक्स, 6 वीक। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है 20 weeks, यानी ऑप्शन नंबर ए। MCQs number 3. The FCAR score is based on a total score of 1 to 10. The higher the score, the better the baby is doing after birth. अफगार स्कोर की अगर हम बात करें तो 1 to 10 हमारे पास उसके टोटल स्कोर होते हैं। जितना हायर बेबी का स्कोर होगा उसका मतलब कि इतना वो बेटर, उसकी हेल्थ बेहतरी की तरफ जा रही है आफ्टर बर्थ। 7, 8 और 9 इज़ नॉर्मल। 7, 8 और 9 को हम नॉर्मल काउंट करते हैं। 2, 3 और 4 को हम नॉर्मल काउंट करते हैं। या सी नंबर ऑप्शन 4, 5 और 6 इज़ नॉर्मल। और डी नंबर ऑप्शन पे है हमारे पास ओनली बी। तो एमसीक्यूज में है कि जिसका बेटर स्कोर होगा, बेबी इतनी अच्छी बेहतरी की तरफ जा रहा होता है, तो इसके अंदर जो हमारे पास सबसे हाईएस्ट स्कोर है वो 7, 8 और 9 है, जो कि नॉर्मल है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। MCQs नंबर 3. क्राइटेरिया फॉर प्लानिंग आर एक्सेप्ट। यानी जो जब हम प्लानिंग कर रहे होते हैं तो ये सारा क्राइटेरिया है लेकिन एक नहीं है, हमें उसको सेलेक्ट करना है। प्लान शुड बी कम्प्रिहेंसिव, प्लान शुड बी टाइमली, प्लान शुड बी रियलिस्टिक, प्लान शुड बी इन एडवांस, प्लान शुड नॉट अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव और गोल। तो हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ई है, क्योंकि प्लान कम्प्रहेंसिव होता है, टाइमली हम करते हैं, रियलिस्टिक होते हैं, एडवांस में हम प्लानिंग कर रहे होते हैं, लेकिन प्लान शुड नॉट बी अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव और गोल। तो ये हमारे पास वो ऑप्शन है जो कि प्लानिंग के क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतरता है। तो ऑप्शन नंबर ई इज़ करेक्ट आंसर। MCQs number 5. The pregnant woman report it is 10 moment in 12 hour. Absence of fetal moment precede intrauterine fetal death by day 4. प्रेग्नेंट वोमेन इट इज़ 10 मोमेंट, 12 घंटे के अंदर वो 10 मोमेंट्स बेबी की रिपोर्ट कर रही होती है। इसके अलावा अगर पेटल के साउंड एब्सेंट हो जाए तो वो इंट्रायूट्राइन डेथ इंडिकेशन दे रही होती है। कितने घंटे अगर वो साउंड एब्सेंट रहे या पेटल मोमेंट एब्सेंट रहे? 48 4, 12 4, 36 4 और 6 4। तो करेक्ट आंसर हमारे पास है 48 4, यानी ऑप्शन नंबर ए। MCQs नंबर 6. हाइट ऑफ ओवर डे सेंटीमीटर, इंडिकेशन ऑफ इन एवरेज साइज पेल्विस। अगर हम एक प्रेग्नेंट वुमेन की बात करते हैं और उसकी पेल्विस की एवरेज साइज की हाइट की बात करें तो वो कितना होता है? 150 सेंटीमीटर, 190 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर, और ऑप्शन नंबर ई ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर हमारे पास है 150 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। MCQs number 7. The approximate weight gain during pregnancy.
प्रेगनेंसी के दौरान एक फीमेल अप्रॉक्सली कितना वेट गेन कर रही होती है? 8 kg, 20 kg, 15 kg, 12 kg और ऑप्शन नंबर ई ओनली सी। तो करेक्ट आंसर हमारे पास डी है, क्योंकि हमें पता है कि 9 to 12 एवरेज वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये नॉर्मल होता है। तो इसके अंदर जो अप्रॉक्स वेट है वो 12 kg है, यानी ऑप्शन नंबर आंसर। MCQs number 8. From the time the children are gone till the marital couple retire from the employment. ये कौन से फैमिली का स्टेज है जिसके अंदर बच्चे चले जाते हैं और जो मैरिटल कपल होते हैं, जो शादीशुदा कपल होते हैं, वो रिटायर हो जाते हैं एम्प्लॉयमेंट से? स्टेज 1 के अंदर होता है फैमिली का स्टेज, स्टेज 4, स्टेज 8, एजिंग फैमिली या एम्प्टी नेस्ट हम इसको कहते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन नंबर ई। इस फैमिली को हम एम्प्टी नेस्ट कहते हैं। Next MCQs, the couple establish their home but don't yet have children. यानी एक कपल अपने घर बना देते लेकिन उनके बच्चे पैदा नहीं होते। तो वो कौन से स्टेज के अंदर होते हैं? स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। तो करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, यानी स्टेज 1 के अंदर ये होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, यानी स्टेज 1। MCQs नंबर 10. अवॉइड स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग पीरियड। अगर हम लॉन्ग पीरियड के लिए स्टैंडिंग को अवॉइड करते हैं तो कौन सी बीमारी के अंदर ये हम करते हैं? डिपेंडेंट एडिमा के अंदर, UTI के अंदर, हार्ट बर्निंग के अंदर, वीकनेस के अंदर या ऑल ऑफ द अबव सब के अंदर? तो करेक्ट आंसर हमारे पास इसका है ऑप्शन नंबर ए, यानी डिपेंडेंट एडिमा के अंदर हम अवॉइड कर रहे होते हैं प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। Rest in semi-fowler position, elevate legs regularly, avoid cross leg। ये हम कौन सी पोजीशन के अंदर कर रहे होते हैं? वेरिकोसाइट्स बीमारी के अंदर, UTI के अंदर, डिस्निया के अंदर, घबराहट के अंदर या एडिमा के अंदर? तो रेस्ट इन सेमी-फॉलर पोजीशन, एलिवेट लेग्स रेगुलरली, अवॉइड क्रॉस लेगिंग, ये वाली प्रिवेंशन या ये वाली जो एहतियाती तदाबीर हो रही होती है, हम मरीज़ को समझा रहे होते हैं, ये हम वेरिकोसाइट्स के अंदर कर रहे होते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए। MCQs number 12. The specialized protein which are patrolling in the body to recognize antigen which enter into the body and eliminate them. वो कौन से स्पेशलाइज प्रोटीन है जो कि हमारी बॉडी के अंदर पेट्रोलिंग सर्चिंग कर रही होती है, जो एंटीजन को रिकग्नाइज कर रही होती है, जो बॉडी के अंदर दाखिल हो जाती है और उसको एलिमिनेट कर रही होती है? तो ऑप्शन हमारे पास है एल्बुमिन, प्रोटीन सी, अमाइनोग्लोबुलिन, एंटीबॉडी सी एंड डी। तो करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन नंबर ई, सी एंड डी, क्योंकि अमाइनोग्लोबुलिन और एंटीबॉडीज़ दोनों हम एक ही प्रोटीन को कहते हैं। बाकी हमें पता है कि एल्बुमिन का काम होता है ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करना, प्रोटीन सी हेल्प इन कोगुलेशन कैस्केड और अमाइनोग्लोबुलिन आर एंटीबॉडीज द करेक्ट आंसर। तो हम ऑप्शन नंबर ई पे टिक करेंगे क्योंकि उसका अल्टीमेटली मतलब है सी एन डी, और सी एन डी पे हमारे पास अमाइनोग्लोबुलिन और एंटीबॉडीज़ हैं। तो करेक्ट आंसर हमारे पास ई है। ये दिस इज़ BCQs टाइप्स क्वेश्चन। फोकस ऑन मेजरिंग द अनगोइंग फंक्शन एंड एक्टिविटी ऑफ प्रोग्राम। अगर हम किसी अनगोइंग प्रोग्राम के ऊपर या एक्टिविटी के ऊपर फोकस कर रहे होते और उसको मेजर कर रहे होते या इवॉल्वेशन कर रहे होते तो उसको हम क्या कहते हैं? फॉर्मेटिव इवॉल्वेशन, सुमेटिव इवॉल्वेशन, मॉनिटरिंग, ऑर्गेनाइजिंग या ओनली सी? ओनली सी इज जस्ट फॉर कंफ्यूजिंग द स्टूडेंट। तो करेक्ट आंसर हमारे पास है फॉर्मेटिव इवॉल्वेशन, क्योंकि फॉर्मेटिव इवॉल्वेशन के अंदर हम अनगोइंग एक्टिविटी को इवॉल्वेट कर रहे होते। तो ऑप्शन नंबर इज करेक्ट आंसर। द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर रीचिंग ऑब्जेक्टिव। अगर हम बहुत सारे अल्टरनेटिव में से अच्छा बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज़ करते हैं और ऑब्जेक्टिव हमारे अचीव होते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट या ओनली बी? ओनली बी जस्ट फॉर कन्फ्यूजन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज डिसीजन मेकिंग। फैक्टर इफेक्टिंग ऑन हेल्थ प्लानिंग एक्सेप्ट। जो सारे फैक्टर है वो हेल्थ के प्लानिंग के ऊपर असरअंदाज होते हैं एक्सेप्ट वन, और उसको हमने सेलेक्ट करना है। हेल्थ नीड, ऑप्शन नंबर ए, हेल्थ नीड ऑफ द कम्युनिटी, बी हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ द कम्युनिटी, रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी, पॉपुलेशन ऑफ द कम्युनिटी, लोकेशन ऑफ द कम्युनिटी, इम्यूनाइजेशन ऑफ द कम्युनिटी। तो करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन नंबर एफ, क्योंकि बाकी सारे हेल्थ प्लानिंग के ऊपर असरअंदाज होते हैं।
The body ability to fight harmful microorganism pathogen that invade it. बॉडी की वो एबिलिटी जो हार्मफुल ऑर्गेनिज्म जो बॉडी के अंदर दाखिल हो जाती है उसके अगेंस्ट लड़ती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी, प्रोटेक्शन, ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी। Which of the following microorganism is not responsible for urinary tract infection? UTI बाकी सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है, लेकिन एक से नहीं होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल नहीं है, और वो हमारे पास है ऑप्शन नंबर डी, बैक्टीरियाइड फ्लैजेलेस, क्योंकि इससे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन नहीं होता है। If the organisms are killed by heat, formalin, or other chemical in such a way that their indigeneity is retained, they produce antibodies when injected into the human system. These kill vaccine can be used safely for पैसिव इम्यूनाइजेशन के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं, नेचुरल इम्यूनाइजेशन के लिए, या एक्टिव इम्यूनाइजेशन के लिए, या ऑल ऑफ द अबव के लिए। तो जब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं और उसके एंटीजेनिसिटी रिटेन रहती है, उसके बाद बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनती है, तो इस टाइप ऑफ इम्यूनाइजेशन को हम कहते हैं दिस इज़ एक्टिव इम्यूनाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास, इट इज़ ऑलवेज बेटर टू प्रिवेंट अ डिजीज़ देन टू डैश इट। तो करेक्ट आंसर हमारे पास ये है कि ये बेहतर होता है कि हम बीमारी को प्रिवेंट करें रादर देन को उसको डायग्नोज, ट्रीट, रिकग्नाइज, नन ऑफ देम। तो ट्रीटमेंट से प्रिवेंशन बेहतर है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी, जो कि ट्रीट। द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्शन और रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम बॉडी और ऑब्जेक्ट इंक्लूडिंग द स्पोर। वो कौन सा प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करते हैं अलॉन्ग विद देयर स्पोर्स? डिसइंफेक्टेंट, स्टेरिलाइजेशन, फिल्ट्रेशन, ओनली बी। तो करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है, जो कि प्रोवाइड हाई लेवल ऑफ केयर एंड प्रिवेंट डिसेबिलिटीज़ एंड प्रोवाइड रिहेबिलिटेशन। अगर हम हाई लेवल ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं और डिसेबिलिटीज़ को प्रिवेंट करते हैं, इसके अलावा रिहेबिलिटेशन सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। तो कौन से हेल्थ केयर के अंदर ये होता है? प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर, सेकेंडरी हेल्थ केयर के अंदर, और टर्शियरी हेल्थ केयर के अंदर, या ऑल ऑफ द अबव, इस सब में से? तो करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी, टर्शियरी हेल्थ केयर। द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, सोशल एंड मेंटल वेलबींग एंड नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज़। वो कौन सा स्टेट है जिसके अंदर बंदा फिजिकली, सोशली, मेंटल वेलबींग होते हैं और इसके अलावा कोई बीमारी भी नहीं होती? इलनेस हम उसको कहते हैं, वेलनेस कहते हैं, हेल्थ कहते हैं, मेंटल हेल्थ कहते हैं, या ओनली बी? तो करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है, जो कि हेल्थ है, और ये हेल्थ के डिफिनीशन है। The process used to maintain optimal condition during the transport, storage and handling of vaccine, starting at the manufacturer and ending with the administration of the vaccine to the client. The optimum temperature for refrigerator vaccine is between 2 degrees centigrade and to 8 degrees centigrade. For frozen vaccine, the optimum temperature is 15 degrees centigrade or lower. इस वाले प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? स्टोरेज ऑफ वैक्सीन कहते हैं, इम्यूनाइजेशन कहते हैं, मॉनिटरिंग टेम्परेचर कहते हैं, कोल्ड चेन कहते हैं, या फिल्ट्रेशन। तो इसको हम कहते हैं कि दिस इज़ कॉल्ड कोल्ड चेन, क्योंकि फ्रॉम द मैन्युफैक्चर एंड टिल द यूजेस, क्योंकि इसके अंदर ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज और हैंडलिंग ऑफ वैक्सीन है, मैन्युफैक्चरिंग वर्ड्स भी है इसके अंदर है, तो ये कोल्ड चेन प्रोसेस है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन नंबर डी, जो कि है कोल्ड चेन। 3 main element combined to ensure proper vaccine transport, storage and dash। वो कौन से 3 एलिमेंट हैं जो इस चीज़ को यकीनी बनाते हैं कि वैक्सीन के ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज और थर्ड चीज़ अच्छी हो, इंजेक्टेड अच्छी हो, हैंडलिंग अच्छी हो, एजुकेटिंग अच्छी हो, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी हो? तो करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी, जो कि हैंडलिंग हो। National Health Survey of Pakistan show that dash is a major problem especially in children and women। जो नेशनल हेल्थ सर्वे ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने शो किया है कि जो मेजर हेल्थ प्रॉब्लम है बच्चों की और वोमेंस की, वो क्या है? माल न्यूट्रिशन है, फॉर इम्यूनाइजेशन है, कम्युनिकेबल डिजीज़ है, या इन्फेक्शन डिजीज़ है? तो ऑप्शन नंबर ए, जो कि है माल न्यूट्रिशन। Whoever voluntarily cause a woman with child miscarriage shall, if miscarriage be not caused in a good faith for the purpose of saving the life, the woman be punished। ये कौन सा प्रोसेस है जिसके अंदर एक फीमेल वॉलंटरी चाइल्ड, बच्चे को मिस कैरी कर रही होती है? अगर वो मिस करे
अपनी सेहत के लिए या ज़िंदगी को बचाने के लिए तो वेल एंड गुड। अगर इसके लिए नहीं है, कोई और पर्पज़ है, बी पनिश, उसको सज़ा दी जाए। ये क्राइम है, सिन है, गुनाह है, एबॉर्शन है, या ऑप्शन नंबर डी है, ओनली भी है। तो ये हमारे पास है एबॉर्शन, करेक्ट आंसर। Inability to conceive in spite of unprotected sexual intercourse for 1 year. National Research Institute of Fertility Control show the prevalence of primary infertility is 18.4. इसको हम क्या कहते हैं कि दिस इज कम्युनिटी हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इनफर्टिलिटी एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। स्टार्ट के सेंटेंस के अंदर इनएबिलिटी टू कंसीव इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टिव सेक्सुअल इंटरकोर्स फॉर 1 year, दिस इज कॉल्ड इनफर्टिलिटी। द रिमेनिंग सेंटेंस इज जस्ट ओनली फॉर कंफ्यूजिंग द स्टूडेंट। तो करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी, जो कि है इनफर्टिलिटी। The Dash family is the traditional type of family structure. This family type consists of two parents and children. न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली या स्टेप फैमिली। तो हमारी जो ट्रेडिशनल फैमिली है वो न्यूक्लियर फैमिली, करेक्ट आंसर। The pregnant woman report at least 10 moment and 12 hour absence of fetal moment precede intrauterine fetal death by dash hour। तो इसका भी करेक्ट आंसर हमारे पास है 48 hour, यानी ऑप्शन नंबर आंसर। According to a report by World Health Organization, dash women die every day due to pregnancy and childbirth complication। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक एक दिन के अंदर या पर डे कितनी फीमेल मरती है प्रेगनेंसी या चाइल्ड बर्थ कॉम्प्लिकेशन से? 600, 1500, 830, 450 एंड 660। तो करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी, जो कि 830 है। A recent report by Index Mundi said Pakistan has a maternal mortality rate of dash death per 1000 live birth। रिसेंट जो रिपोर्ट है इंडेक्स मुंडी पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने मोर्टेलिटी रेट को शो किया है। तो वो पर 1000 या पर लाख कितना है? 180 है, 200 है, 178 है, 130 है, 200 है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी, जो है। The recommended minimum interval before attempting the next pregnancy is at least 8 month। अगर एक फीमेल एक डिलीवरी हो जाती है, एक बार प्रेग्नेंट हो जाती है, तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी के अंदर कम से कम कितने महीने का गैप रखना चाहिए? एटलीस्ट 36 मंथ, 30 मंथ, 24 मंथ्स, 12 मंथ्स, ओनली बी। तो करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी, जो कि है 24 मंथ्स, एटलीस्ट 2 ईयर। फैमिली प्लानिंग ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू एक्सेप्ट। फैमिली प्लानिंग के जो मेथड है वो ब्रॉडली क्लासिफाइड होते हैं सब में, लेकिन एक्सेप्ट एक में। तो उस पर हमने टिक करना है। फिजिकल मेथड है, केमिकल मेथड है, नेचुरल मेथड है, विड्रॉवल मेथड है, हार्मोनल मेथड है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास है विड्रॉवल मेथड, क्योंकि बाकी ब्रॉडली हम क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं फैमिली प्लानिंग मेथड को। करेक्ट आंसर इज डी, विदड्रॉ। बैरियर मेथड कंसिस्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट। जो बैरियर मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग है वो ये सब है, लेकिन एक्सेप्ट एक, और उस एक पे हमने टिक करना है। मेल कंडोम, फीमेल कंडोम, डायफ्राम, सर्वाइकल केप, इंजेक्शन। तो करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन नंबर ई, जो कि है ऑल आर द परमानेंट मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग एक्सेप्ट। जो ए बी सी डी ई है, इस ये सारे फैमिली प्लानिंग मेथड है, स्पेशली परमानेंट मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग एक्सेप्ट वन। और उस वन को हमने सेलेक्ट करना है। तो हमें पता है कि ट्यूब लाइगेशन, मिनी लेप, लेप्रोस्कोपिक टीएल, वेजेक्टोमी, ये सारे क्या है? परमानेंट मेथड है। जो एक्सेप्ट है, जो एक नहीं है, वो है कंडम मेथड, क्योंकि ये फैक्टर इफेक्टिंग ऑन फैमिली पावर। फैमिली पावर के ऊपर फैक्टर असरअंदाज होते हैं। एक्सेप्ट वन, मैरिटल स्टेपिकेशन, फैमिली स्टेबिलिटी, फैमिली कम्युनिकेशन नेटवर्क, सोशल क्लास डिफरेंस, ऑल ऑफ द अबव। तो इसके अंदर हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि ये सारे फैक्टर फैमिली पावर के ऊपर असरअंदाज होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ई इज़ करेक्ट आंसर। Thank you for watching this video. For more video, visit my YouTube channel Nursing Lecture with Imtiaz. Thank you very much.